हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में यूनिट 5 कवर कर रहे होंगे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की। लास्ट की वीडियो में मैंने यूनिट 4 कंप्लीट कर लिया था। तो यूनिट 5 हमारी मटेरियल डिज़ाइन एंड क्वालिटी एस्पेक्ट पे है। ठीक है, क्या हमको डिज़ाइन रखना है और क्या उसके क्वालिटी एस्पेक्ट्स हो रही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस। तो सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस होता क्या है, किसी भी एम प्रोसेस को इंटीग्रेट कर देना विद अदर प्रोसेस एंड दैट रेफर्स टू दी सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस। कोई एक एम प्रोसेस है, उसको कंबाइन हम अदर एम प्रोसेस से कंबाइन करें और जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल रहा होगा उस प्रोसेस को कंबाइनिंग प्रोसेस का, उसी को हम रेफर कर रहे होंगे सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस से। इफ प्रोटोटाइप्स एंड पार्ट्स आर नॉट मेड डायरेक्टली बाय एम बट बेस्ड ऑन एम प्रोसेस। ये कह रहा है कि जो भी प्रोटोटाइप्स हैं या फिर पार्ट्स हैं वो यदि एम से नहीं बन रहे हैं लेकिन बट वो बेस्ड हैं एम प्रोसेस पे, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस। उनको हम सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज वैक्यूम कास्टिंग और सिलिकॉन रबड़ मोल्डिंग। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है वो आता है सिलिकॉन रबर मोल्डिंग का या फिर वैक्यूम कास्टिंग का। अब ये कुछ स्टेप्स गिवन है सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस के, आप इनमें से देख सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर मॉडल तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, डिफाइन द पार्टनिंग लाइन, पोजीशनिंग विद इन द कास्टिंग बॉक्स। कास्टिंग बॉक्स के अंदर पार्टनिंग लाइन को डिफाइन कर देंगे या फिर पोजीशनिंग कर देंगे उनकी। ठीक है, कास्टिंग ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन की कास्टिंग कर रहे होंगे। रिएक्शन टू सॉलिड, ओपनिंग द मोल्ड। ठीक है, ओपनिंग करेंगे मोल्ड को, मास्टर रिमूवल ऑफ मास्टर, प्रिपरेशन एंड क्लोजिंग ऑफ मोल्ड, प्रिपरेशन ऑफ द मोल्ड मटेरियल विद इन वैक्यूम कास्टिंग बॉक्स। ये एक तरह के स्टेप्स हैं जो कि सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। कैसे, सबसे पहले हम मास्टर मॉडल को तैयार करते हैं। कोई भी हमें सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस बनाना है तो उसके हम मास्टर मॉडल को तैयार करेंगे। उसके बाद जो है पार्टिंग, उसके बाद उसके कास्टिंग। ये हो गया यहाँ पे, जैसे हमको ये प्रिपरेशन ऑफ मास्टर मॉडल। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस बनाया है। और यहाँ पे डिफाइन दी पार्टनिंग लाइन, अब बीच में यहाँ पे पोजीशनिंग कर देंगे, पार्टनिंग लाइन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद कास्टिंग ऑफ सिलिकॉन होगी बीच में यहाँ पे कहीं से। जो आप जानते हैं हम राइजर की मदद से कास्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी एम प्रोसेस में या फिर किसी भी नॉन एम प्रोसेस में राइजर की मदद से इसको डालेंगे, यहाँ पे मोल्ड डालेंगे। फिर ओपनिंग ऑफ द मोल्ड होगा, रिमूवल ऑफ द मोल्ड होगा, प्रिपरेशन ऑफ द मोल्ड होगा, क्लोजिंग ऑफ द मोल्ड होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हैं जो कि हम एक सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस में कंप्लीट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये था रिगार्डिंग सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस। तो सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस क्या है, कोई भी एम प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट होकर, जो भी अलग एम प्रोसेस के साथ अदर जो प्रोसेस है वो यदि इंटीग्रेट होकर कोई भी बाई प्रोडक्ट यदि बनाता है तो वो आ रहा होता है हमारा सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस में। ठीक है, अब हम सेकंड टॉपिक देख लेते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा इश्यूज रिलेटेड टू एम मशीनिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज रिलेटेड टू एम मशीनिंग। ठीक है, तो एम मशीनिंग में क्या क्या हमारे इश्यूज आ रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी पेटेंट हो गया। पेटेंट क्या होता है, एक कंपनी का ट्रेडमार्क होता है। ठीक है, जैसे भी थम्सअप का ट्रेडमार्क है, माउंटेन ड्यू का ट्रेडमार्क है, पेप्सी का ट्रेडमार्क है, इन सब के एक पेटेंट होते हैं। और ये पेटेंट जो है अपने ट्रेडमार्क को पेटेंट करा लेते हैं कि मतलब ये हमारा जो है कंपनी का एक तरह की से लोगो है। ठीक है, इसको कोई भी आके इस हमारे ट्रेडमार्क को जो है क्या नहीं कर सकता, पास आउट नहीं कर सकता है, मतलब अपनी जैसे इसकी जैसे सिमिलर कॉपी इमेज नहीं बना सकता। वही आता है इश्यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज में। ठीक है, तो हम देखिए पेटेंट एसोसिएटेड विद एम मशीन ओरिजिनेटेड इन यूएसए, ओरिजिनेट हुआ था यूएसए में, इसके ऊपर बेस्ड लॉ है। ठीक है, यूएस पेटेंट लॉ जो कि 20 ईयर्स का होता है फ्रॉम इनिशियल फिलिंग डेट टू द पेटेंट। ठीक है, इनिशियल फिलिंग डेट से और पेटेंट तक की या फाइनल डेट तक की 20 ईयर्स का हो रहा होता है। ह्यूज नंबर ऑफ पेटेंट इन्वॉल्व इन दिस एम मशीन्स, तो इसके अंदर कई सारे पेटेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनी इसमें पेटेंट डाल रही होती हैं। मैनी पेटेंट मेक मल्टीपल क्लेम्स अक्रॉस न्यूमरस प्लेटफॉर्म। ठीक है, मल्टीपल क्लेम्स कर सकती हैं जो पेटेंट्स डालती हैं। ठीक है, अर्लियर पेटेंट डिस्कस ब्रॉड बेस्ड अप्रोचेस, पहले जो पेटेंट थे वो बहुत ब्रॉड बेस्ड अप्रोचेस पे बेस्ड थे, दैट आर इनफैक्ट क्वाइट इजी टू डिफेंड और फाइंड अ वेज अराउंड, यानी जो इजीली से डिफेंड हो सके या फिर कोई भी अलग एक अपना दूसरा रास्ता निकाल सकें उसको पेटेंट से बचने के लिए। ठीक है, लेटर पेटेंट डिफरेंट सब्टल फीचर्स, इसके बाद इस पेटेंट में जो है अलग अलग फीचर्स इन्वॉल्व हुए। ठीक है, कुछ पेटेंट्स ने जो है अपना ट्रेडमार्क या फिर जिसको कह सकते हैं लोगो, उसको जो है इंटीग्रेट कराया अलग दूसरी टेक्नोलॉजी से। ठीक है, इस एक्सपायरेशन ऑफ पेटेंट में हेल्प टू ओपन अप एम मार्केट बाय ब्रिंगिंग अप एम मशीनिंग
कॉस्ट डाउन, ठीक है। तो एक्सपायरेशन जो पेटेंट होता है ये हमारा हेल्प कर रहा होता है किसी भी ओपन करने में, एम मार्केट को ओपन कराने में, बाय ब्रिंगिंग देम दी मशीन कॉस्ट डाउन, ठीक है, मशीन कॉस्ट की डाउन करके। ये था रिगार्डिंग हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू रिलेटेड टू एम मशीनिंग, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू में क्या है, हमारे पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स जो हैं जो कि ओरिजिनेट हुए हैं यूएसए में। टोटल इनका टाइम पीरियड है 20 ईयर्स का, ठीक है। इनिशियल से टू दी इनिशियल डेट ऑफ फिलिंग्स टू दी फाइनल डेट ऑफ फिलिंग्स तक की 20 ईयर्स का इनका टाइम पीरियड है। ह्यूज नंबर ऑफ पेटेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, मैनी पेटेंट क्लेम्स, मल्टीपल क्लेम्स, ठीक है। कुछ पेटेंट्स जो है मल्टीपल क्लेम्स हमको दे रहे होते हैं, और कुछ पेटेंट्स जो हैं केवल ब्रॉड बेस्ड अप्रोचेस पर काम करते हैं, यानी जो पहले की अप्रोचेज हैं, ओल्ड टेक्निक्स हैं, उसी पे बेस्ड हमारे बिजनेस से वर्क कर रहा होता है एम मशीनिंग का, ठीक है। बाद में कुछ लेटर पेटेंट्स ने जो है सब्टल फीचर ऐड किए, कुछ भी उन्होंने जो है अपने में चेंजेस लाए, अपने बिजनेस में चेंज लाया उन्होंने, ठीक है। वो जिसको जैसे हम उसमें भी पढ़ते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ड्रोन एक तो होता है फेबियन एंटरप्रेन्योर, और एक होता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो फेबियन एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो रिफ्यूज़ करते हैं पुरानी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए, और ड्रोन एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि नई टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करते, ठीक है, अपनी पुरानी ओल्ड एज टेक्नोलॉजी पे ही वर्क कर रहे होते हैं। सिमिलरली यहीं पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू में एएमके में, तो लेटर पेटेंट डिस्कस सब्टल फीचर, बाद के जो पेटेंट है उनमें नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं, और जो पुराने पेटेंट है उनमें कोई भी ऐसा फीचर ऐड नहीं हुआ है, वो पुराने जो है टेक्नोलॉजी पे बेस्ड काम कर रहे हैं, ठीक है। ये था रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू रिलेटेड टू एम मशीनिंग। अब हम थर्ड टॉपिक देख लेते हैं इसका, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लीड्स टू एफिशिएंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कैसे हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इंक्रीज़ कर रहा होगा, कैसे अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहा होगा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। हम जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिक्वायर प्रोसेस इज द कॉम्प्लेक्स, एक तरह का हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें इट रिक्वायर्स ए नंबर ऑफ फेजेस, ग्रेट डील्स ऑफ रिसर्च, इसमें रिसर्च भी लगता है, और कई सारी इसमें जो है नंबर ऑफ फेजेस की रिक्वायरमेंट भी हो रही होती है, और ग्रेट डील है ये, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू इनोवेशंस, ठीक है, इनके पास इनोवेशंस का एक्सेस नहीं होता है। दैट मेक प्रोडक्ट डेवलपमेंट मोर एफिशिएंट, जो कि प्रोडक्ट को बना सके मोर एफिशिएंट, लेस वेस्टफुल एंड मोर अफोर्डेबल, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग के पास एक्सेस भी नहीं होता है इनोवेशन का, जिसके कारण वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट को मोर एफिशिएंट और लेस वेस्टफुल नहीं बना पाते हैं। वन सच इनोवेशन इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी ही एक इनोवेशन है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। Additive manufacturing is a less useful form of the product development, less wasteful form of product development। जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसकी जो है लेस वेस्टफुल तरीके से ये हमारी प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने में काम आ रही होती है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम जानते हैं किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी कंपोनेंट मशीन के पार्ट को जो है लेयर बाय लेयर बना रहे होते हैं, तो उसमें जो वेस्ट होने के चांस हैं वो हमारे कम आ रहे होते हैं। ये हमने फर्स्ट लेयर तैयार करी, आफ्टर दैट इट कम्स अ सेकेंड लेयर, देन थर्ड लेयर एंड देन सो ऑन। ऐसे हम प्रोडक्ट को लेयर बाय लेयर बना रहे होते हैं, तो इसमें जो वेस्टफुल होने के चांसेस हैं वो कंपेरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू दी अदर नॉन एम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एम हेल्प्स टू अवॉइड वेस्ट टाइम, ठीक है। तो टाइम भी हमारा बचता है क्योंकि लेस वेस्ट यहाँ से जनरेट होता है, तो हम टाइम भी हमारा अच्छा बच रहा होता है। विद सेम टाइम कम्स हायर एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। टाइम के बचने से हमारा हायर एफिशिएंसीज में प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो है कंप्लीट हो रहा होता है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लीड्स टू एफिशिएंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लीड्स टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या है, इसमें हमारा टाइम की मैनेजमेंट है, ठीक, कैसे हम टाइम को बचा रहे हैं, कैसे हम टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे एफिशिएंट तरीके से हम टाइम को यूटिलाइज कर रहे हों, जिसके कारण जो हमारा एम प्रोसेस है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा हो। एम प्रोसेस जब हमारा प्रॉपरली वर्क करेगा तो उसमें लेस वेस्टफुल प्रोडक्ट जनरेट हो रहा हो, तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ वेस्टफुल प्रोडक्ट नहीं जनरेट हो रहा हो, लेस वेस्टफुल प्रोडक्ट जनरेट होगा, तो हमारी जो है एम प्रोसेस जो है वो हमारी अच्छी तरीके से काम कर रही होगी, और उसमें भी कोई भी इशू जनरेट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। वैसे ही मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ पे भी लिखा है, देख सकते हो, मैन्युफैक्चरर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू इनोवेशन। कुछ और अदर एम के अलावा कुछ अदर इनोवेशंस लाने के पास मैन्युफैक्चरिंग के पास अभी तक की ऐसी एबिलिटी नहीं है, जिसके कारण जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वो हमारा मोर एफिशिएंट हो, लेस वेस्टफुल हो एंड मोर अफोर्डेबल। बट द मेन इनोवेशन इज दैट इज द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द लेस useful and wasteful form of the product development in the stimulated small given time period, ठीक है।
नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशंस ऑफ एम सिस्टम इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो किस किस इंडस्ट्री में हम जो है एप्लीकेशंस में एम सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, आप जानते हैं। तो हमारे जैसे फाउंड्री हो गई, कास्टिंग हो गई, ज्वेलरी में हो गया, आर्ट में हो गया, ठीक है। और हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ में एम का हम यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम टिश्यू इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, ठीक है सर। और सर्जरी में हम यूज़ करते हैं, डेंटल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, बायो प्रिंटिंग के अंदर हम एम प्रोसेस का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम फाउंड्री में क्या है। तो फाउंड्री यूज़ एम प्रोसेस टू रिसीव प्रोटोटाइप्स एंड सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो फाउंड्री जो है एम प्रोसेस को रिसीव करना होगा प्रोटोटाइप्स बनाने में या फिर सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट गिविंग करने के लिए फाउंड्री का हम यूज़ कर रहे होते हैं। फाउंड्री के अंदर प्रोटोटाइप्स हमारे बनेंगे। प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं? प्रोटोटाइप्स आप जानते हैं, कोई भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट जब बनता है उससे पहले जो 3D मॉडल उसका तैयार होता है उसी को हम रेफर कर रहे होते हैं एज दी प्रोटोटाइप्स। तो यहाँ पे हमारे प्रोटोटाइप्स बन रहे होंगे और सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट हमारा दिया जा रहा होगा यहाँ पे फाउंड्री के अंदर। यूज़ एम प्रोसेस टू मेक कोर्स एंड कैविटीज़ फॉर प्रोडक्शन। तो इस एम प्रोसेस के अंदर जो हम कोर्स एंड कैविटीज़ प्रोडक्शन बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इट्स चीप एंड क्विकली अवेलेबल सैम्पल इज़ नीडेड। ये हमारी चीप है, क्विकली अवेलेबल है व्हेन एवर द सैम्पल इज़ नीडेड। देन 3D प्रिंटिंग इज़ द प्रीफर्ड। उसके बाद जो है 3D प्रिंटिंग हमारे को प्रीफर्ड हो रहा होता है। एप्लीकेशन लेवल की बात करें तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग आप सब जानते हैं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग में क्या है, सबसे पहले हम कैड डेटा लेते हैं। कैड डेटा के अंदर ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन, रीमॉडिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन और दी एसेसिबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का हम यूज़ करके जो है रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंदर एक जनरेट कर रहे होंगे मॉडल, या फिर जिसको हम कह सकते हैं डेटा। वो डेटा रिस्पॉन्सिबल होता है एक 3D मॉडल तैयार करने के लिए। और ये जो 3D मॉडल डेटा है ये हमारा कैड सिस्टम पे बेस्ड हो रहा होता है, यानी कि कैड सिस्टम, 3D कैड सिस्टम यहाँ पे हमको जनरेट कर रहे होते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस के अंदर। यही हमारा कह रहा है फाउंड्री में। तो फाउंड्री के अंदर इसका एप्लीकेशन है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंदर जो है हम बेसिकली फाउंड्री के अंदर एम प्रोसेस का यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर 1 इज द प्रेफरेंस गिवन फॉर द कास्टिंग। कास्टिंग के अंदर यदि हमको वैक्स प्रिंटर बनाने हुए तो वहाँ पे हम कास्टिंग का यूज़ कर रहे होते हैं। टुडे फाउंड्री प्रोसेस चेन इज़ कम्प्लीटली कैड बेस्ड। आप जानते हैं फाउंड्री प्रोसेस, मैंने अभी बताया रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस का यूज़ करता है। तो ये हमारा कम्प्लीटली चेन कैड बेस्ड होता है। एंड ऑल डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कैड डेटा। और जो सारा का सारा डेटा है वो हमारा कैड डेटा से ऑब्टेन्ड हुआ होता है फाउंड्री प्रोसेस के अंदर। बट the difference is that in the casting process we have the core and cavities which produce high precision parts that can be made desired quantity directly from the digital data। तो यहाँ पे हम जो है कोर्स और कैविटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हाई प्रिसीजन पार्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही होंगी और जनरेट कर रही होंगी हमारा डायरेक्टली डेटा डिजिटल डेटा से, और हमारा डायरेक्टली जनरेट कर रही होंगी क्वांटिटी जो कि डिजिटल डेटा से डायरेक्टली जनरेटेड हो रही होती है। मैंने आपको बताया था कास्टिंग के अंदर हम वैक्स प्रिंटर्स का यूज़ करते हैं। वैक्स प्रिंटर प्रोवाइड वैक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमको वैक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि रिजॉल्व हो रही होती है हीट से, ठीक है। तो फाउंड्री के अंदर आपने देख लिया फाउंड्री के अंदर क्या था। फाउंड्री के अंदर आप समझ के फाउंड्री के अंदर जो हम बेसिकली रैपिड प्रोटोटाइपिंग का यूज़ कर रहे थे। कास्टिंग के अंदर जो हम वैक्स प्रिंटर का यूज़ करते हैं। अब थर्ड इसकी एप्लीकेशन है ज्वेलरी के अंदर। ज्वेलरी इंडस्ट्री स्टिल वर्क एसेंशियली ऑन द ट्रेडिशनल फैब्रिकेशन मेथड। वो अभी भी जो इनका फैब्रिकेशन का मेथड है ज्वेलरी का, तो उस पर अभी वर्क कर रहा है। लेकिन जहाँ पे भी मेथड टू मच टाइम कंज्यूमिंग है, जो भी मेथड हमारे ज़्यादातर टाइम कंज्यूमिंग है और इन सम केसेस लैकिंग एफिशिएंसी कंपेयर टू द क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट, वहाँ पे हमारा एम प्रोसेस का यूज होता है। एम प्रोसेस का यूज ऐसे होता है, इंक्लूजन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज कैन बी सोल्यूशन ऑफ द ओवरकम दीज इशू, ठीक है। तो यहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है वो हमारी डिक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। और जो हमारी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो यहाँ पे हमारा इंक्लूजन आएगा, नई इंडस्ट्री यहाँ पे जनरेट हो रही होंगी, नई इंडस्ट्री आ रही होंगी, नई टेक्नोलॉजीज आ रही होंगी जो कि एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही होंगी हमारी कॉम्प्लेक्सिबल प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एप्लीकेशंस इन ज्वेलरी में भी हम वर्क कर रहे होते हैं। नंबर 4 इज़ दी आर्ट। आर्ट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आर्टिस्ट वर अमंगस्ट फर्स्ट टू यूज़ फ्रीडम यूज़ अनलिमिटेड जियोमेट्री ऑफर्ड बाय एम प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले जो है वो
एम प्रोसेस का यूज़ करते थे, जहाँ पे कि अनलिमिटेड ज्योमेट्रीज ऑफर्ड हो रही होती थी। आर्टिस्ट जनरली चूज मेटल, सबसे पहले वो मेटल लेते थे बिकॉज इट्स रिगार्डेड मोर वैल्यूएबल देन प्लास्टिक ड्यू टू इट्स वेस्ट। तो मेटल हमारा हम जानते हैं ज़्यादा वैल्यूएबल होता है प्लास्टिक से, क्योंकि उसमें वेट भी होता है और जो है हमारा मोर प्रिसाइज भी एक्यूरेट वैल्यू शो कर रहा होता है, और उसकी जो नेचर है वो हमारा कैसा है, वो हमारा हार्डन नेचर का भी है। ठीक है, क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्टिस्ट कैन बी सपोर्टेड सक्सेसफुली बाय एम। तो जितने भी हमारे आर्टिस्ट ने वर्क किया था वो हमारा सक्सेसफुली बन रहा एम प्रोसेस से। फिर है एप्लीकेशन इन एरोस्पेस। एरोस्पेस इंडस्ट्री एम्प्लॉयज एम प्रोसेस बिकॉज ऑफ स्मॉल, यहाँ कोई भी हमको एरोस्पेस इंडस्ट्री में स्मॉल पार्ट बनाना हो गया, ठीक है, कोई भी हमको लार्ज कंपोनेंट बनाना है या फिर उसका स्मॉल डिज़ाइन तैयार करना है, ठीक है, या फिर रिप्लेसमेंट करना है किसी भी हमको किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी डिज़ाइन का रिप्लेसमेंट तैयार करना है तो वहाँ पे है, या फिर जो भी हमको नीड है उसको सेटिस्फाई करना है तो वहाँ पे हम एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसका यूज़ कर नहीं रहे होंगे। रिड्यूस कॉस्ट एंड लीड टाइम्स, तो इससे कॉस्ट भी बचती है हमारी और टाइम भी हमारा जनरेट होता है। डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ईजी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो हमारा ईजी हो गया है, ठीक है, डिज़ाइनिंग भी हमारी इजी हो गई है। फिफ्थ है एप्लीकेशन टॉय इंडस्ट्री। तो टॉय इंडस्ट्री में क्या करते हैं, हम प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। प्रोटोटाइप आप जब के 3D कैड मॉडल डेटा से तैयार होता है प्रोटोटाइप, और यहाँ पे हम सैंपल बना के देखते हैं प्रोटोटाइप के अंदर कि कैसे हमारा प्रॉपरली फंक्शन वर्क कर रहा होगा, उसका जो है पहले 3D कैड मॉडल डेटा तैयार करके प्रोटोटाइप तैयार कर रहे होंगे। लास्ट है बायो प्रिंटिंग। तो बायो प्रिंटिंग के अंदर हम एम प्रोसेस का कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो 3D बायो प्रिंटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एम, ये हमारा फॉर्म है एम का, दैट यूजेस सेल्स एंड अदर बायो कंपोजिट मटेरियल एज इंक टू प्रिंट लिविंग स्ट्रक्चर लेयर बाय लेयर। इसमें जो है इंक मटेरियल लेते हैं इंक की, जो कि प्रिंट कर रही होती है लिविंग स्ट्रक्चर को लेयर बाय लेयर, विच मिमिक द बिहेवियर ऑफ नेचुरल लिविंग सिस्टम, जो कि हमारा नेचुरल लिविंग सिस्टम है उसी के बिहेवियर को ये मिमिक करता है, ठीक है, उसी के बिहेवियर से बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं बायो प्रिंटिंग प्रोसेस में। पहला है प्री बायो प्रिंटिंग, दूसरा है बायो प्रिंटिंग एंड थर्ड वन इज द पोस्ट बायो प्रिंटिंग। तो प्री बायो प्रिंटिंग के अंदर जो हम देख लेते हैं क्या है। प्री बायो प्रिंटिंग के अंदर इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ डिजिटल फाइल फॉर प्रिंटर टू रीड। इसके अंदर जो हम डिजिटल फाइल को तैयार करते हैं जो कि प्रिंटर के लिए रीड करना एसेसिबल होता है, आसान हो रहा होता है। फाइल्स आर ऑफन बेस्ड ऑन द CT/MRI स्कैन, ठीक है, CT/MRI स्कैन पे हमारी बेस्ड हो रही होती हैं, ठीक है। सेल्स आर प्रिपेयर्ड एंड मिक्सड विद बायोलिंक, इसमें सेल्स भी प्रिपेयर्ड हो रही होती हैं और उनको मिक्सड कर देते हैं बायोलिंक से, ठीक है। तो ये था हमारा प्री बायो प्रिंटिंग स्टेज। उसके बाद आता है हमारा बायो प्रिंटिंग का स्टेज। तो बायो प्रिंटिंग स्टेज में हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू हम जनरेट करते हैं विच रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बायोलिंक्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है। उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू को स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, फिर उनका लिंक कर रहे होते हैं विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से, ठीक है। तो ये आता है हमारा बायो प्रिंटिंग के अंदर। एंड थर्ड वन स्टेज इज दी बाय पोस्ट बायो प्रिंटिंग। तो इसमें जो मोस्टली स्ट्रक्चर है वो हमारे क्रॉस लिंक्ड है टू बिकम अ फुल्ली स्टेबल, ठीक है। तो इसमें स्टेबल होने के लिए जो फुल्ली स्टेबल होने के लिए स्ट्रक्चर है वो क्रॉस लिंक्ड है। एंड कंस्ट्रक्ट कंपोजिशन हेल्प्स टू डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ क्रॉस लिंकिंग टू यूज़, और ये हमको कंपोजिशन हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कौन सा क्रॉस लिंकिंग यूज़ करेंगे। तो बायो प्रिंटिंग में आप समझ गए एम प्रोसेस की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी, कोई भी हमारा जैसे टिश्यू इंजीनियरी होगी, ठीक है, तो टिश्यू हमारा कट फट गया, फिर हम बॉडी के हमारा बोन में इंजरी होगी, तो उस बोन की इंजरी को फुलफिल करने के लिए, या फिर जो इंजरी हुई है उसको ठीक करने के लिए जो यूज़ करेंगे हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी, वो हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की यूज़ कर रहे होंगे। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, बोन की जो लेयर टूटी है जहाँ पे उसको लेयर बाय लेयर जो है जोड़ने का काम कर रहा होता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की मदद से। टिश्यू इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, डेंटल एप्लीकेशंस में हम यूज़ कर सकते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का, और वेरियस इंडस्ट्री में जैसे आर्ट में हो गया, ठीक है, कास्टिंग में हो गया, फाउंड्री में हो गया, टॉय इंडस्ट्री में हो गया, ज्वेलरी में हो गया, ठीक है, एरोस्पेस के अंदर जो हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये था रिगार्डिंग एप्लीकेशंस ऑफ द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो इस वाली वीडियो में हमने यूनिट 5 पूरी कंप्लीट कर ली है। एक बार मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले हमने सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस देखा। इसमें आप समझ गए कोई भी एक प्रोसेस लेंगे एडिटिव मैन्युफैक्चर के साथ जो कि एक प्रोड्यूस कर रहा होगा हमारा प्रोडक्ट को, वही हमारा हो रहा होता है सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस से। इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर मॉडल, उसके बाद राइजर के
मदद से यहाँ पे हमारा पोजिशनिंग ऑफ द बॉक्स आएगा, कास्टिंग ऑफ सिलिकॉन आएगा, रिएक्शन ओपनिंग ऑफ द मोल्ड आएगा, रिमूवल ऑफ द मेटल, क्लोजिंग ऑफ द मोल्ड, प्रिपरेशन, वैक्यूम कास्टिंग डिवाइसेस आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारी आ रही होती हैं सेकेंडरी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस में। उसके बाद हमने देखा एडिटिव मैन्युफैक्चर कैसे एक प्रोडक्टली एफिशिएंट को डेवलपमेंट लीड करता है। तो इसमें हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है, कैसे हमारा टाइम ज़्यादा इजीली मैनेज हो रहा होगा विद द हेल्प ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। यदि हमारा कॉस्ट यहाँ पे लेस आ रहा होगा या फिर हमारा वेस्ट जो है हमारा जनरेट होता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से वो हमारा कम जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा टाइम भी बच रहा होगा। टाइम बचेगा तो यहाँ पे हमारे जो कार्य और टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, उनका सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे होंगे और फर्दर टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे हम निकाल के ला रहे होंगे जो कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करें कोई भी एक एनवायरनमेंट को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से जनरेट हुए वेस्टफुल प्रोडक्ट को क्लीन करने के लिए। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू कैसे है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में, अब जान के यहाँ पे हम पेटेंट की बात करते हैं, ट्रेडमार्क की बात करते हैं। तो पेटेंट हमारा 20 ईयर के लिए जो है एक हमने पेटेंट करा रखा है और ये हमारा यूएसए में जाके जो है ये बॉर्न हुआ था। इसका जो लॉ है ओरिजिनेटेड इन यूएसए। ठीक है, एंड यूएस पेटेंट लॉ टेक्नोलॉजी अवार्ड 20 ईयर्स का ये रखा गया था। इसमें जो है इनिशियल डेट ऑफ फिलिंग और फाइनल डेट ऑफ फिलिंग का जो टाइम पीरियड है वो 20 ईयर्स का है। मैनी पेटेंट्स क्लेम मल्टीपल प्लेटफॉर्म अंडर न्यूमरस प्लेटफॉर्म। अर्लियर पार्ट डिस्कस ब्रॉड बेस्ड अप्रोचेस रिक्वायर्ड टू डिफेंड एंड वेज अराउंड। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमने पहले के पेटेंट देखे तो वो जो है कैसे थे, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जीरो थी। जो नए पेटेंट लॉ है वो फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, टू मच टाइम कंज्यूमिंग तो हैं बट फ्लेक्सिबल भी हैं। ठीक है, वो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों को कवर कर रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू रिलेटेड किया वो हमने कैसा जनरेट किया, वो हमने जो जनरेट किया वो हमारा ऐसा जनरेट किया जो कि हमारा एक फ्लेक्सिबल हो और टू मच टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो, जल्दी से जल्दी हमको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हो। उसके बाद हमने देखा एप्लीकेशंस ऑफ एएम मशीन्स। ठीक है, वेरियस इंडस्ट्री में फाउंड्री हो गया, कास्टिंग हो गया, एप्लीकेशन ज्वेलरी, एप्लीकेशन इन आर्ट, एप्लीकेशन एरोस्पेस, एप्लीकेशन इन टॉय इंडस्ट्री एंड आफ्टर दैट वी कवर दी बायो प्रिंटिंग। तो यहाँ पे हमारा जो है यूनिट 5 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूनिट 5 के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए। लास्ट वीडियो में मैंने यूनिट 4 कंप्लीट कवर किया हुआ है, जिसने नहीं देखा वो जाके मेरी प्रीवियसली वीडियो को जाके वॉच आउट कर सकता है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।